वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आरकन, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने लेक्चर 7th में क्या क्या पढ़ा था। हम लोग लेक्चर 7th में मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन डिस्कस किए थे। अब मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था और हम लोगों का लेक्चर 7th का जो लास्ट टॉपिक था वह टॉपिक था मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में हम लोग तो डिस्कस किए थे, लेकिन उस पर हम लोगों ने सवाल नहीं किया था, क्वेश्चन नहीं किया था। तो आज सबसे पहले हम लोग मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी। क्लियर दैट? आई तो टॉपिक था आपका मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, उसी को हम दोहरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का मीनिंग क्या है? मैंने दो सॉल्यूशन लिया, इसको मैंने माना सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको माना सॉल्यूशन सेकंड। ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, ये आपका सॉल्यूशन सेकंड। दोनों में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? सेम है। क्यों? मोल फिक्स रहेगा, तब मोलारिटी वॉल्यूम का रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग। तो दोनों में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? फिक्स है। सॉल्यूट का मतलब आप समझ रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने आपको पढ़ाया। अगर इसमें 2 मोल सॉल्यूट है, इसमें भी 2 मोल सॉल्यूट है। क्लियर दैट? और दोनों सॉल्यूशन जो होगा वो सेम नेचर का होगा, नहीं तो दोनों के बीच क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सेम नेचर का मतलब अगर दिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एसिड है, जिसमें भी सॉल्यूट एसिड होगा। अगर दिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट बेस है, इसमें सॉल्यूट बेस होगा। अगर दिस सॉल्यूशन एसिडिक ये है, ये भी एसिडिक होगा। ये बेसिक है, ये भी बेसिक होगा। ये नहीं कि ये एसिड ये बेस, कभी नहीं, या ये बेस ये एसिड, कभी नहीं। जब भी होगा दोनों सेम नेचर का होगा। मतलब अगर ये एसिडिक ये भी एसिडिक, ये बेसिक ये भी बेसिक। क्लियर है? नहीं तो दोनों के बीच क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। इसलिए मैंने दोनों सॉल्यूशन को क्या बोला कि सेम नेचर का है। क्लियर है? समझ गए? अब आइए, दोनों में सॉल्यूट की मात्रा क्या है, संख्या क्या है? सेम है, क्योंकि मोल फिक्स है। मैंने आपको पढ़ाया था मोलारिटी को कैपिटल एम कहते हैं। मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने आपको पढ़ाया था मोलारिटी में, मोलारिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका फार्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अब आइए, यहां पे मोल आपका मैंने क्या माना? फिक्स है। ये मोल जो है वो फिक्स है। अब बताओ, जब मोल फिक्स है तो मोलारिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। बिल्कुल सही। मैंने मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन में भी आपको पढ़ाया था, क्योंकि कंसंट्रेशन से वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई सॉल्यूशन गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है, अब वॉल्यूम को बढ़ाओगे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलारिटी घटेगा। तो अगर ये आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ मोलारिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन, बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ा, मोलारिटी घटेगा। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? तो मोल यहाँ पे क्या आपका? फिक्स। मोल फिक्स है, मोलारिटी और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोल कैसे फाइंड करेंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे, मोल निकल जाएगा। तो अभी आपने दो सॉल्यूशन लिया, दोनों सेम नेचर का है। सेम नेचर का मतलब दोनों एसिडिक होगा या दोनों बेसिक होगा। ये नहीं कि एक एसिड एक बेस है, दोनों सेम नेचर होगा। अगर सेम नेचर नहीं होगा तो केमिकली रिएक्शन हो जाएगा। इसे दोनों कौन सा नेचर होगा? सेम नेचर होगा। अब बताइए, इसका मोलारिटी M1, वॉल्यूम क्या माना? V1, इसका मोलारिटी M2 और वॉल्यूम V2। अब मैंने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया और एक बड़ा कंटेनर ले लिया। क्या लिया? एक कंटेनर मींस बर्तन, एक बड़ा कंटेनर लिया, ये दोनों सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया। क्लियर है? तो इसका अब आपको इसका मोलारिटी फाइंड करना है। तो इसका मोलारिटी मैंने मान लिया M3 और वॉल्यूम V3। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? V1 प्लस V2। अगर ये आपसे पूछेगा, अगर इसमें वॉल्यूम है 5 लीटर, इसमें है 5 लीटर, तो 10 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि V3 बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो आप M3 इंटू V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं, या V3 भी लिख सकते हैं, M3 इंटू V3 भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है? अब इधर आओ,
अगर दी इसका मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका M2 है, वॉल्यूम V2 है, इसका मोलारिटी आपको फाइंड करना, मैंने मान लिया M3 वॉल्यूम V3 बराबर V1 प्लस V2, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। क्लियर है? तो M3 कैसे निकलेगा, अब मुझे बताइए। इसका मोल है, इसका मोल, दोनों का मोल क्या है, सेम है, क्योंकि मोल फिक्स है, मोलारिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मोल अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मोल कैसे निकलेगा, तो मोल बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है, M1 इनटू V1, मोल निकल गया। इसका मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M2 इनटू V2। इसका मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम M3 इनटू V3, तो V3 बराबर V1 प्लस V2। क्लियर है? इसको M3 V3 भी कर सकते हैं। अब बताओ बाबू, इसका मोलारिटी आपको निकालना है, यानी M3 निकालना है, तो इसका मोल और इसका मोल, दोनों को मोल को जोड़ देंगे, इसका मोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों सॉल्यूशन को क्या किया, इसमें डाल दिया। तो चलो, इसका मोल है M1 V1 प्लस इसका मोल है M2 V2, तो क्या आ गया, M3 V3 बराबर V1 प्लस V2, तो M3 इंटू V1 प्लस V2, इसलिए M3 बराबर क्या हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। तो आपने लिखा M3 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2, या ये भी कर सकते हो M3 इक्वल टू द M1 V1 प्लस M2 V2 बाय फाइनल वॉल्यूम, जहां पे M3 क्या है, मोलारिटी ऑफ मिक्स सॉल्यूशन, V1 प्लस V2 क्या है, मोलारिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्स सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आइए, अगर हम यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिए, अगर हम तीन सॉल्यूशन लेते M4 निकालते, चार सॉल्यूशन लेते M5 निकालते। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लगे, दो सॉल्यूशन, हम तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो दो ही सॉल्यूशन रहेगा उसमें। क्लियर है? इसलिए मैंने दो लेके बताया। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? सपोज तो हम तीन सॉल्यूशन लेते, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 और M4 V4 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाता। क्लियर है? इसलिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आइए, टॉपिक यही था ना, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मतलब इसको कह सकते हैं मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। इसको मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग को आप ये भी कह सकते हो मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशन को आपने लिया और उसको मिक्स कर दिया एक कंटेनर में, और उस सॉल्यूशन तीसरा जो बनके तैयार हो गया उसका मोलारिटी क्या होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, या उसे मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, या उसे मोलारिटी ऑफ मिक्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस पे हम लोगों ने पिछले क्लास क्वेश्चन नहीं कर पाया था, लेकिन इतना तो हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मलिटी की बात करेंगे। तो जो बच्चे नहीं लिखे इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग पे पहले क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन को गौर से देखा जाए, क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन का रहा है 2 लीटर ऑफ 1.5 मोलारिटी KOH सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर और मोलारिटी है 1.5 और सॉल्यूट है उसमें KOH यानी बेस, यानी सॉल्यूशन बेसिक है, इज मिक्स्ड विथ 3 लीटर ऑफ 2 मोलारिटी KOH सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 3 लीटर है और मोलारिटी 2 है, और उसमें भी सॉल्यूट कौन है, KOH, वो भी सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। इसका मतलब दोनों सेम नेचर का सॉल्यूशन है। यहाँ भी सॉल्यूट KOH है, बेस है, यहाँ भी सॉल्यूट KOH है, बेस है, दोनों का नेचर क्या है, सेम। तो जब भी हम बात करेंगे सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लियर है? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन? तो फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलारिटी आपका है 1.5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, सॉल्यूट आपका है KOH, पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी है M1 यानी 1.5, अब पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1, हम माने थे अभी समझाने के लिए आपको 2 लीटर। दूसरा सॉल्यूशन का हमने मोलारिटी M2 माना था, दिया है 3 लीटर आपका 2, और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम को मैंने V2 माना था, दिया है 3 लीटर। फिर ये सॉल्यूशन यानी 2 लीटर वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन और 1.5 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन,
और 3 लीटर वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन और 2 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन, लेकिन दोनों में सॉल्यूट आपका बेस है, KOH है, दोनों सेम नेचर का है। अब इस दोनों सॉल्यूशन को आप क्या करो, मिक्स कर दो, एक कंटेनर में डाल दो उसको, तो तीसरा सॉल्यूशन जो बनके तैयार होगा उसी का मोलारिटी आपसे पूछ रहा है। फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे M3 हम मान लेते हैं, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या मान लिए, M3, M3 आपको निकालना है। तो आपने पढ़ा है फॉर मिक्सिंग ध्यान दीजिएगा, M3 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2, अभी मैंने पढ़ाया आपको, तो आप पुट कर दीजिए। M1 का वैल्यू है 1.5 इंटू V1 है आपका 2 प्लस M2 है आपका 2, V2 है 3 बाय 2 प्लस 3, तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और 6 बाय 5 यानी कि 9/5 की बात करेंगे, यानी कि 1.8 मोलारिटी आपका आंसर होगा जो फाइनल वॉल्यूम होगा। क्लियर दैट, इसे लिख लीजिए। फिर एक और सवाल हम लोग करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। आईटी मेंस 2005 में सवाल पूछा गया, कहता है टू सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, यानी कि दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। टू सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, आर मिक्स इन द फॉलोइंग मैनर, दो सॉल्यूशन है उसको मिक्स किया जाता है। किस तरीका, देखिए पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम 480 ml है, अब मोलारिटी 1.5 है। दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 520 ml है, मोलारिटी 1.2 है, और जब दोनों को मिक्स किया जाता है जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। मैंने आपको पढ़ाया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सॉल्यूशन के मोलारिटी को हम लोगों ने M1 माना था, दिया है आपका 1.5, अब फर्स्ट सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमने V1 माना था 480 ml। सेकेंड सॉल्यूशन का मोलारिटी हम लोगों ने M2 माना, दिया है 1.2, और सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने V2 माना, दिया है आपका 520 ml। आप दोनों को मिक्स कर देंगे, तीसरा सॉल्यूशन जो बनेगा उसका मोलारिटी हम लोगों ने M3 माना था, M3 क्या होगा आप बताइए। अभी आपने पढ़ा फॉर मिक्सिंग M3 इक्वल टू द M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। M1 आपका है 1.5 इंटू V1 आपका है 480 प्लस M2 है 1.2, V2 है आपका 520 बाय 480 प्लस 520। आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.344 मोलारिटी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, केवल ये देखना है कि डाटा क्या दिया है, बारीकी से इस फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा। 3 सॉल्यूशन देगा तो M4 निकल जाएगा, 4 सॉल्यूशन देगा M5 निकल जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको 2 ही सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए। तो आइए आपके लिए होमवर्क है, अभी हम लोगों ने मोलारिटी और मिक्सिंग पे क्वेश्चन भी किया था आईटी मेंस का। तो होमवर्क है आईटी मेन में सॉल्यूशन चैप्टर जाइएगा, जिसमें 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मोलारिटी और मिक्सिंग से है। नीट के क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन चैप्टर में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मोलारिटी और मिक्सिंग से। आप इसे बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A commercial sample of oxalic acid is labeled
लेवलेट एट 22.5% H2C2O4 बाय वेट। ध्यान दीजिएगा, एक कॉमर्शियल सैंपल है ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, उसमें सॉल्यूट कौन है, ऑक्जेलिक एसिड है, फार्मूला H2C2O4 इज लेवलेट, वॉल्यूम है उसमें एट 22.5% H2C2O4 बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट कितना है 22.5%, डेंसिटी कितना है 1.5। तो पहला पूछ रहा है व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ एसिड। सबसे पहले मोलारिटी निकाल लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। आइए, क्योंकि हमने बताया था मोलारिटी इक्वल टू द परसेंट वेट बाय वेट इंटू डी इंटू 10 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हमने आपको पढ़ाया था। क्लियर है, समझ गए। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंट वेट बाय वेट दिया है आपका 22.5%, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसे आप बी मानते हैं दिया है आपका 1.5 ग्राम पर ml। क्लियर है, इसे आप लिख लिए होंगे होमवर्क, इसको मिटाते हैं हम। आइए, अच्छा सॉल्यूट आपका कौन है, सॉल्यूट है आपका H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा 90 ग्राम पर मोल। सो कैसे, इधर देखो हमने क्या बोला, एक मोल कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट एक मोल के बराबर होता है। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है, जितना उसमें एटम्स है सारे के एटॉमिक वेट निकाल के जोड़ दो। हाइड्रोजन 2 है, 2 into 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, कार्बन 2 एटॉमिक वेट 12 होता है, ऑक्सीजन 4 एटॉमिक वेट 16 होता है। तो 2 + 24 + 64, 4 4 10 के 0, बाकी 1 6 2 8 2 6 2 8 और 1 9, 90। क्लियर है, इसलिए मोलारिटी ध्यान दीजिएगा। आइए, परसेंटेज वेट बाय वेट 22.5 इनटू डेंसिटी आपका है 1.5 ग्राम पर ml इंटू 10 बाय 90। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 3.75 मोलारिटी। ये तो आंसर आपका मिल गया। आप देखिए, एक आंसर तो आपको प्राप्त हो गया इसमें। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एसिड हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.30 मोलारिटी H2C2O4। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो पहला सॉल्यूशन था, सॉल्यूट आपका ऑक्जेलिक एसिड है, वो लेवलेट इसमें वॉल्यूम है जिसका डेंसिटी है आपका 1.5 ग्राम पर ml। अब परसेंट बाय वेट दे दिया है, तो पूछता है कितना वॉल्यूम है इसका। तो इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का जिसका परसेंट बाय वेट है 22.5% और डेंसिटी 1.5 है, इस सॉल्यूशन का आपने मोलारिटी कितना निकाला, इतना। तो इसी सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा कि जब आपका उसमें मतलब लेवलेट का मतलब कितना वॉल्यूम है कि फाइनल सॉल्यूशन जो आपका दूसरा है 1 लीटर, उसका वॉल्यूम है और मोलारिटी है 0.30 m। तो इसका मीनिंग क्या हुआ छोटे बाबू कि अब हम अगर भी इसकी बात करें, आप इसे लिख लिए। क्लियर, आइए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन M1, ये सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपका इनिशियल स्टेट में है, डाइल्यूशन के पहले
डाइल्यूशन के पहले M1 मोलारिटी कितना निकाला आपने 3.75, तो डाइल्यूशन के पहले वॉल्यूम V1 क्या होगा वही पूछ रहा है। फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 1 लीटर, मतलब 1000 ml। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ml में है, ग्राम पर यूनिट से इसको हम लोग ml में लेंगे। M2 कितना है आपका 0.30। एक बार और सीख लो, एक कॉमर्शियल सैंपल है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूट है, लैबलेट वॉल्यूम है इसमें, तो है 22.5% H2CO4 बाय वेट। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी था, मोलारिटी मैंने निकाल लिया। फिर इस सॉल्यूशन का कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड हैव टू बी यूज्ड टू मेक, फिर इसमें कितना वॉल्यूम था इस सॉल्यूशन में कि फाइनल वॉल्यूम आपका हो गया 1 लीटर और मोलारिटी 0.30। अब बताओ, मैंने पढ़ाया था एक सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी मान लो 3.5 है, वॉल्यूम आपको पता नहीं है उसका, उसमें आपने अलग से सॉल्वेंट डाल दिया और फाइनल वॉल्यूम कितना बढ़ के हो गया 1 लीटर। अब मोलारिटी घट गया कितना 0.30, घट के कितना आ गया 0.30। क्यों? वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। तो पूछ रहा है कि उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो क्या निकालना है V1, हम लोगों को क्या निकालना है V1। V2 फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है 1000 ml, फाइनल मोलारिटी अब 0.30, इनिशियल हमने निकाल लिया 3.75, तो V1 क्या होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, फॉर डाइल्यूशन M1 V1 बराबर M2 V2। क्यों? मोल तो सॉल्यूट का क्या है फिक्स है, तो पहला सॉल्यूशन का मोल है होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, दूसरा सॉल्यूशन का मोल मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो दोनों का मोल बराबर, तो M1 V1 बराबर M2 V2 हमने फार्मूला प्रूव भी किया था, इसलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा M2 V2 बाय M1। अब बताइए M2 कितना है आपका 0.30 इनटू V2 है आपका ml में लेना है तो 1000 बाय M1 है 3.75, जब इसे आप डिवाइड करोगे आपका आएगा 80 ml। एक चीज और समझ लो, मोलारिटी से मोलारिटी को होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोल आपसे पूछा जाता है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करते हो, तो पहला सॉल्यूशन अगर दे रहेगा तो M1 V1 हो जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन है तो आपका M2 V2 हो गया। अगर दोनों का मोल फिक्स है तो M1 V1 बराबर M2 V2, तो इसे मोल कहेंगे कब, जब वॉल्यूम रहेगा लीटर में, ऐसे मोल कहेंगे कब, जब वॉल्यूम रहेगा लीटर में। अगर दी वॉल्यूम आपका ml में हो जाए, किस में हो जाए ml में, तो मोल नहीं क्या कहलाएगा मिली मोल। क्यों? मोल इनटू 1000 बराबर मिली मोल। तो ध्यान देना M1 V1 बराबर M2 V2, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का मोल है, ये सॉल्यूशन सेकंड का मोल है, डाइल्यूशन के पहले का मोल है, डाइल्यूशन के बाद का मोल है। ये मोल तभी कहलाएगा जब वॉल्यूम लीटर में रहेगा, और जैसे वॉल्यूम हम ml में लेंगे तो मोल नहीं क्या कहेगा मिली मोल ऑफ बिफोर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, मिली मोल आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बाबू? क्लियर है? तो आप इसे लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसे लिख लिया जाए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि नॉर्मलिटी आपके लिए सबसे स्मार्ट कंसंट्रेशन टर्म है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझ लो, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। नॉर्मलिटी को नॉर्मल कंसंट्रेशन कहते हैं, जैसे कि मोलालिटी था MOLALITY, तो मोलर कंसंट्रेशन स्मॉल m से डिनोट करते थे। मोलारिटी था MOLARITY, मोलर कंसंट्रेशन कैपिटल M से डिनोट करते थे। नॉर्मलिटी NORMALITY, नॉर्मल कंसंट्रेशन, इसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और इसका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो पहला वर्ड आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले कुछ टर्म आपको समझना होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है,
n फैक्टर क्या होता है, सारा हम आपको बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तब हम नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन करेंगे, सारा सीखने के बाद, आप एकदम टेंशन नहीं लें। क्लियर है? तो आइए अभी हम इसका डेफिनेशन की केवल बात करेंगे, फिर हम आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे और सारे टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? आइए, तो नॉर्मलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा कहेगा सर मोलारिटी जब हमको पढ़ाए थे मोल पर लीटर, उसमें आप बोले थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलारिटी कहलाता है। यहाँ पे मोल की जगह क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। सब कुछ से मोल की जगह क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वह उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बताता है। क्लियर है? तो किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वह सॉल्यूशन का क्या बताएगा? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आ जाओ, नॉर्मलिटी कैपिटल एन, नॉर्मल कंसंट्रेशन सिंपल, मोलारिटी को मोलर, स्मॉल एम मोलारिटी को मोलर, इसको नॉर्मल कहेंगे। यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इधर आओ, इसका क्या यूनिट है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी यूनिट से डेफिनेशन ला दिए क्या? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसका क्या कहलाएगा? नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो मैंने कहा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution is called normality of solution। तो पहला क्वेश्चन, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? 2 मिनट आप बर्दाश्त करो, मैं सारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या आ गया? नॉर्मलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना, जिस प्रकार आप मोलारिटी में वॉल्यूम लीटर में लेते थे, उसी प्रकार नॉर्मलिटी में वॉल्यूम किस में लोगे? लीटर में लोगे। क्लियर दैट? फिर बच्चा कहेगा सर हर समय क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में रहेगा? नहीं, तो लीटर को तो अगर दी क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में है तो क्या करेंगे? उसको लीटर में चेंज कर देंगे। लेकिन हम लोगों को हर समय वॉल्यूम किस में लेके चलना है? लीटर में लेके चलना है। क्लियर दैट? समझ गए? चाहे वॉल्यूम ml में दिया हुआ क्यों ना हो, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। कैसे करेंगे मैंने आपको बता चुका। आ जाओ, तो क्या फार्मूला आया? नॉर्मलिटी इक्वल टू द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जीएम का मतलब ग्राम, इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट, सब हम लिख देंगे, भी टेंशन ले लीजिए। जीएम डॉट इक्यू मतलब क्या पढ़ोगे? ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? अगर दी क्वेश्चन में ऐसा दे दे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, 1000 का इससे कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। अगर ये सॉल्यूशन ml में है तो ml को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ml किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। ये 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? ml को मैंने क्या किया? लीटर में चेंज कर दिया। या आप भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जैसे आप ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू, तो आपका क्या चला आएगा? मिली इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट तो 1000 होगा, मिली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। समझ गए? क्लियर है? क्योंकि यहां वॉल्यूम किसमें है? ml में। तो क्या सीखा आपने? नॉर्मलिटी बराबर क्या डेफिनेशन होता है? बोलो, यूनिट से पकड़ो। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वह उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बताता है। क्लियर है? डेफिनेशन हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अगर दी क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया है तो इसको ml को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लस के ऊपर चला जाएगा।
जैसे ml को 1000 से डिवाइड करेंगे ml लीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर समय हमको वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है। क्लियर दैट? जब जो ml को 1000 से डिवाइड करोगे 1000 लोड के ऊपर चला गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। जैसे आप ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml भी आप लिख सकते हो, तीनों लिख सकते हो, डिपेंड ऑन कंडीशन। क्लियर दैट? आइए अब बताओ, अगर दी हम नॉर्मलिटी, अगर दी आपसे पूछे कोई भाई बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो नॉर्मलिटी इधर आओ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान दो, नॉर्मलिटी इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा क्या करोगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैंने क्या लिखा नोट का फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन माना, सिंबल यूज किया, इनटू वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो क्या निकल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? इधर आओ, अगर दी हम ले ले नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, यहां देखो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किसमें है, ml में, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किसमें है, ml में, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 बराबर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। लो भाई से कर दे, लो यहां आओ, यहीं पे डायरेक्ट कर दो, इधर आओ, आप देखो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किसमें, ml में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तब पूछेगा कि नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मलिटी को n, वॉल्यूम इन ml बराबर नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? आप इसे लिखिए, सारा डिटेल करके हम आपको बताते हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सब हम आपको समझा देंगे। क्लियर है? इसे आप लिख लीजिए। सारा चीज हम आपको, सारा कंसेप्ट हम आपका क्लियर कर देंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है? इसको लिखिए। आइए अभी हम लोग नॉर्मलिटी की बात किया मैंने आपसे, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर दैट? तो मैंने आपको अभी ये कहा था आपसे कि चलिए हम सारे टर्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि नंबर ऑफ, जिसको मैंने टिक लगाया इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, और जिसको मैंने टिक नहीं लगाया उसको केवल आपको टर्म में केवल देखना है। क्लियर है? आइए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप अगर सपोज करो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट दे दिया है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मिली को जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? आइए, या आप ये भी कह सकते हो मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, जीएम इक्विवेलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, इस शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा था, जीएम इक्विवेलेंट को क्या पढ़ोगे, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? आप क्लियर हो गया, जीएम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट एक नंबर होता है, पढ़ाएंगे आगे आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एक नंबर होता है। तब इस प्रकार भी नॉर्मलिटी को डिफाइन कर सकते हो, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप ये भी कह सकते हो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आप कभी भी इसमें टेंशन वाली लीजिए, बराबर लिख देते हैं, कभी भी आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का है, मीनिंग सेम। आइए अब आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर, फार्मूला होता है गिवन वेट, यानी जो वेट आपका दिया हुआ रहेगा बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर दैट? ये WT मींस वेट,
तो गिवन वेट, जो क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा उसको गिवन वेट कहते हैं, यानी गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको सिंपल में आप कह सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू द वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट इज कॉल्ड गिवन वेट। गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्यू वेट को क्या पढ़ते हैं? इक्यू वेट का फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? आइए चलिए, गिवन वेट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बच्चा कहेगा सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इधर आओ, या तो एटम्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो आयन्स होंगे। एटम होंगे तो एटॉमिक वेट निकाल लेना उसका पहले, मॉलिक्यूल्स होंगे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, आयन्स होंगे आयनिक वेट निकाल लेना। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या आयनिक वेट भी आप कह सकते हो। बेसिकली हमने मॉलिक्यूलर एटॉमिक लिखा, आयनिक वेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट और या एटॉमिक वेट। अगर दी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, अगर दी एटम होंगे तो एटॉमिक वेट की बात करेंगे, अगर दी आयन्स होंगे आयनिक वेट की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या आयनिक वेट बाय VF यानी वैलेंसी फैक्टर और n फैक्टर। इधर देखो, VF और NF दोनों सेम होता है, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, VF भी कर सकते हो या NF भी कर सकते हो। VF का फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। NF का फुल फॉर्म क्या होता है? n फैक्टर। क्लियर है? तो क्या क्या फार्मूला अभी आपने लिया? पहला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहेंगे, एक चीज ध्यान देना है। इस बेसिस पे नॉर्मलिटी को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट या द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। समझ गए? डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा चीज ध्यान देना है, सिंबल तो आप समझ गए। आप बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। सिंपली वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट कहां से? क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको जिस कंपाउंड का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा जाएगा उसका वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। उसका वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसलिए इसे गिवन वेट कहा जाता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? अगर दी कंपाउंड है मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बाय वैलेंसी फैक्टर। अब क्वेश्चन आ गया वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये तो हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सारा हम बताएंगे आपको। क्लियर है? तो वैलेंसी फैक्टर निकालना भी हम सिखाएंगे आपको। अगर दी कंपाउंड है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, एटम है एटॉमिक वेट, आयन्स आयनिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो कंक्लूजन अब कहां जाके अटका? वैलेंसी फैक्टर पे। इसको लिखिए, फिर हम अभी बताते हैं आपको हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर। तो अभी हम लोगों ने ये देख रहा था कि नॉर्मलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले हम लोग ये देख लें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू द होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस कंपाउंड का मुझे ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा उसका वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। आराम से उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू द गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट तो पता रहेगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? अगर देखो एटम है तो एटॉमिक वेट पहले निकालेंगे उसका, कंपाउंड्स है मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे पहले उसका, आयन्स है तो आयनिक वेट निकालेंगे, और बाय वैलेंसी फैक्टर। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर और n फैक्टर। एटॉमिक वेट आपको निकालना आता है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आता है, आयनिक वेट आपको निकालना आता है। तो आपका सबसे बड़ा सर दर्द है वैलेंसी फैक्टर क्या होगा सर? वैलेंसी फैक्टर को हम लोग n फैक्टर भी कहते हैं। क्लियर है? इधर आओ। स्पेसीज, स्पेसीज में क्या क्या आ सकता है? एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड्स हो सकता है, उसी को मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, आयन्स हो सकता है। क्लियर है? इधर आओ। किसी भी एलिमेंट का जो उसका वैलेंसी होता है वह उस एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। क्लियर है? समझ, इसे सोडियम का वैलेंसी 1 है तो सोडियम का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। घटाओ इसको। कंपाउंड को आप ले लो, कंपाउंड को वाटर में डाल दो, कंपाउंड डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद
केटायंस और एनायंस बनेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड उसका लेना है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं आयंस का। आयंस पे जो चार्ज होंगे, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी +2 चार्ज है या -2 चार्ज है, +2 उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। लेकिन इसके ध्यान देना, हर समय आप मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस साइन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। 2 लेना वैलेंसी फैक्टर, यदि +2 चार्ज है, -2 चार्ज है, तब पर भी आप वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे, 2 लोगे। अब हम आते हैं एसिड। एसिड किसे कहते हैं, विच स्पीशीज कैपेबल टू गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डाल देंगे और वह H+ आयन को रिलीज करेगा, वह एसिड कहलाएगा। अब कोई भी एसिड जितना H+ आयन को रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वह उसका बेसिसिटी कहलाएगा और वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो या समझना है, एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी। क्लियर, पॉइंट नोटेड। बेस, which species capable to give OH- ion in aqueous solution is called base। अब कोई भी बेस एक्वस सॉल्यूशन में जितना OH- आयन को रिलीज करेगा, वह उसका एसिडिटी यानी कि वह उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। सॉल्ट, सॉल्ट को आप पानी में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। जब डिसोसिएट होगा केटायंस और एनायंस में, जो उसका प्लस या माइनस, क्योंकि जब भी कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं केटायन एनायंस में, तो चार्ज हर समय बराबर होता है, तो 2 प्लस तो 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, नहीं तो आपका डिसोसिएशन क्या है, गलत है, आपने सही से कंपाउंड को डिसोसिएट नहीं किया। तो जो भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज होगा केटायन या एनायन का, वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। समझिए कितना आसान हो गया आपके। देखे, आइए इधर, इसको मैंने VVI का स्पीशीज, वैलेंसी फैक्टर एंड फैक्टर। एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। कंपाउंड, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू कर सकते हैं ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन। कंपाउंड को ले लो, पानी में डाल दो, डिसोसिएट हो गया किसमें, केटायंस और एनायंस में, तो जो केटायन या एनायन का चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। क्यों, क्योंकि जितना केटायंस का चार्ज होगा उतना ही एनायन का चार्ज होगा, दोनों सेम होगा। क्यों, कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सिंपल न्यूट्रल कंपाउंड है। समझ गया। इधर देखो, अब आपको ध्यान देना है कि अगर दी मैग्नीट्यूड की बात यहां पे हो रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, प्लस माइनस साइन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। आयंस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, किसी भी आयन पे जो चार्ज होगा, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड कोई भी एसिड, अभी मैं बात किया था आपसे, एसिड विच स्पीशीज कैपेबल टू गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। और कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जितना H+ आयन को रिलीज करेगा, वह उसका बेसिसिटी कहलाएगा और वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। यदि HCl है, 1 H+ रिलीज करेगा, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। H2SO4 है, 2 H+ रिलीज करेगा, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। बेस, which species capable to give OH- and aqueous solution is called base। कोई भी बेस एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद जितना OH- आयन को रिलीज करेगा, वह उसका एसिडिटी कहलाएगा और वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। जैसे NaOH, 1 OH- को रिलीज करेगा, उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। MgOH2, 2 OH- आयन को रिलीज, उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। सॉल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन, इसका मतलब सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन या एनायन। ध्यान देना, केटायन और एनायन की अगर दी बात होती है, इसका मतलब यह है कि केटायन और एनायन दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, नहीं तो आपका डिकम्पोजिशन गलत है। तो सॉल्ट को पानी में डाल दो, केटायन एनायंस में टूट जाएंगे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज होगा, 2 3 जो भी चार्ज होगा उसका 2 प्लस 2 माइनस भी होगा, 3 प्लस तो 3 माइनस होगा, तो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर का। क्लियर है, इसको लिखिए। अब हम इस पे एक-एक एग्जांपल लेते हैं। आइए अब हम लोग एक-एक करके सारा का इक्विवेलेंट वेट निकालें। सबसे पहले तो आप ये समझिए इक्विवेलेंट वेट एक नंबर होता है और किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम रिस्पेक्ट में रेफरेंस लेकर के निकालते हैं। 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन को रेफरेंस लेते हैं, 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन को, 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन को, जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट वेट चैप्टर में,
तत्काल आप समझिए इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर दैट? आइए तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, सिंपल, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? उसका वैलेंसी। तो फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बाय वैलेंसी। सिंपल, क्लियर? एग्जांपल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 8, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, लॉस करेगा तो वैलेंसी 1, तो वैलेंसी कितना है 1। एटॉमिक वेट सोडियम का 23, वैलेंसी 1, तो 23/1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 23। सिंपल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, एटॉमिक वेट एल्युमिनियम का 27, अब वैलेंसी बोलो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा में 8, लास्ट में 3, 4 से कम, लॉस किया, कितना लॉस किया 3, वैलेंसी 3, तो 27/3 का दोगे 9। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, उसका एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देना है, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए सेकंड इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। मैंने अभी पढ़ाया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मॉलिक्यूल का कलेक्शन करता है, इसलिए हम लोग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सिंपल लिखना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब बच्चा हमसे कहेगा सर कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, क्योंकि जितना कैटायन पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज एनायन पे भी होगा। आ जाओ, तो एग्जांपल मैंने लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। सबसे पहले आप Na2SO4 को तोड़ दो, डिकम्पोज कर दो, तो आप हीट कर सकते हो या पानी में डाल सकते हो या करंट को पास करके आप इसको डिकम्पोज कर सकते हो। तो सिंपल मैंने एक और सॉल्यूशन ले लिया, पानी में डाल दिया, इसे टूट गया। किसमें टूटा? 2Na+ और SO4-2। ऑलरेडी जब हम आपको 11th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ाए थे तो किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज किस प्रकार से किया जाता है मैंने आपको सिखाया था, इसलिए बार-बार वो सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको मैंने डिकम्पोज किया 2Na+ SO4-2, क्लियर दैट? तो आप बताओ, तो यहाँ पे प्लस चार्ज कितना है? देखो ये जो कोएफिशिएंट से चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना प्लस चार्ज है? 2 प्लस और कितना माइनस? 2 माइनस। देखा नहीं सेम आया कि नहीं? जितना प्लस 2 है, यहां प्लस कितना चार्ज है? ध्यान दो बाबू, जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 2 प्लस माइनस भी 2, तो जितना कैटायन उतना एनायन। इसलिए कहा जाता है कि वैलेंसी फैक्टर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, दोनों का वैल्यू सेम होता है। यहां भी 2 चार्ज है, 2 प्लस 2 माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। कितना है? देखो 2। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका आप निकाल लोगे, कितना आएगा? 142 निकालने आता है, सारा का एटॉमिक वेट निकाल के आपको जोड़ देना है, तो इसका आपका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर 142/2 बराबर 71। क्लियर दैट? समझ में आ गया? ऐसे लिख लीजिए। आइए एक और एग्जांपल देख लें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CnO3 सबसे पहले इसको डिकम्पोज कर दो। CnO3 को एक और सॉल्यूशन पानी में डाल दिए, Ca+2 2NO3- यहाँ कितना चार्ज है? +2 और कितना माइनस चार्ज है? -2। यहाँ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस और 2 माइनस, दोनों चार्ज सेम होगा, जितना कैटायन उतना एनायन। तो आप या तो ये +2 ले लो या तो -2, या तो हर समय लेना है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। क्लियर है? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, आएगा आपका 164। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट? सिंपल है, ये जितने सारे एटम्स हैं सारे का एटॉमिक वेट निकाल के क्या करना है? जोड़ देना है। तो 164/2 = 82। समझ गए? अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन का आयनिक वेट निकालते हैं। आयनिक वेट ऑफ आयन बाय वैलेंसी फैक्टर, तो आयंस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K+ पोटेशियम, प्लस और माइनस चार्ज से मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है या आयनिक मास जो होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लॉस और गेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए लॉस और गेन में केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा कैटायन का फॉर्मेशन होगा, आयंस बनेगा।
और जब गेन करेगा तो एनायंस का फॉर्मेशन होगा। उस कंडीशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए मास में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऑलरेडी हम आपको मोल कांसेप्ट में पढ़ा चुके हैं। आइए, तो पोटेशियम का 39 कितना प्लस चार्ज है, एक वैलेंसी फैक्टर 1, तो 39/1 इक्वल टू 39। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 -2 कितना -4 प्लस 4, मास पे कोई इफेक्ट नहीं। इसका जब मास निकालोगे, ऑक्सीजन का 4 है, एक ऑक्सीजन का 16, 16 का 64 और 32, यानी कि 96। कितना चार्ज है 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2, प्लस और माइनस को मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है। 96/2 बराबर 48। तो आज हम लोग इतना डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट और नॉर्मलिटी पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। ओके, तो आपका क्या काम है, जो मैंने आज पढ़ाया उसको देखना है। अभी आपसे सवाल नहीं बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर जब हम ले लेंगे उसके बाद आपसे सवाल बनेगा। और इसमें जो दिक्कत होगा आप आराम से हमारे साथ व्हाट्सएप पे आप मेरे ग्रुप में शेयर कीजिए प्रॉब्लम को, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं तो आप YouTube चैनल पे जाकर के इंजीनियर आर.के. आनंद केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।